What are the reactions coming in? Very interestingly, Bharatiya Janata Party immediately reacting to the arrest and judicial custody of Delhi Chief Minister. Listen in. और इस वक्त तस्वीर ये देखिए, गेट खुल गया। ये सामने तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को लेकर टीम निकल रही है। ये देखिए, एक गाड़ी, दूसरी गाड़ी भी निकली और ये देखिए अरविंद केजरीवाल। साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम बात करते हैं भारतीय राजनीति के एक ऐसे नेता की जिसका राजनीति में जितनी जल्दी उदय हुआ, जितनी तेजी से वो ऊपर गए, उतनी ही तेजी से उनका अस्त हो रहा है। हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। कायदे से तो अरविंद केजरीवाल 2013 में भारतीय राजनीति में आए थे, लेकिन 2011 में ही कुछ ऐसी सुगबुगाहट देखने को मिली थी कि ऐसा लगने लगा था कि इस व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं काफी बड़ी हैं। 2011 में हमारा देश कई सारी समस्याओं से ग्रसित था। आए दिन अखबारों में खबर आती थी कि आज 2G घोटाला हुआ, आज कोयला घोटाला हुआ, आज ये वाला स्कैम, आज वो वाला स्कैम। भारत के हर नागरिक के मन में एक ऐसी छवि बन गई थी कि देश का कुछ नहीं हो सकता। कभी भी सरकार की बात कर देते थे तो लोग बड़ी नेगेटिविटी के साथ देखते थे कि अरे ये सरकारी काम है, ये तो हो ही नहीं सकता। इसी बीच एक व्यक्ति निकल करके आए जिनको भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काफी अनुभव था। बहुत बड़ा उनका नाम नहीं था, लेकिन हाँ, व्यक्तित्व बहुत बड़ा था। उनका नाम था अन्ना हजारे। उन्होंने दिल्ली में जंतर मंतर पर एक आंदोलन स्टार्ट किया और वहां पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन जैसा एक बड़ा मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसे अन्ना आंदोलन भी कहते हैं। धीरे 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 पूरे देश में ये बात फैलती गई कि एक आंदोलन ऐसा चल रहा है। और इन्होंने ये डिमांड करी थी, अन्ना जी ने, कि एक लोकपाल बिल लेकर के आइए या लोकपाल विधेयक लेकर के आइए जिसके जरिए जितने भी करप्ट नेता हैं, करप्ट ऑफिशियल्स हैं, उन सबको सजा दी जा सके। इस बिल के अकॉर्डिंग एक ऐसा लोकपाल या ऐसा लोकायुक्त बनाया जाएगा हर स्टेट में कि अगर उसके पास किसी अधिकारी या नेता की शिकायत पहुंच गई तो उसे फिक्स टाइम में उस शिकायत का निवारण करना है और जल्द से जल्द उसे सजा दिलवानी है। इस चीज को लेकर के काफी बड़ा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। कांग्रेस इस चीज को लाना नहीं चाहती थी क्योंकि कांग्रेस को डर था कहीं ऐसा ना हो कि उसके नेता फंस जाएं, और अलग अलग स्टेट्स के नेता भी लाना नहीं चाहते थे। उस वक्त जो लोग 17-18 साल के रहे होंगे, उस एज से लेकर के 40, 50, 60, 70 साल की उम्र तक के सब लोग इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहे थे, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। बहरहाल फिर क्या हुआ, कुछ बड़े बड़े नाम भी इस आंदोलन के साथ जुड़ने लगे, जैसे कुमार विश्वास, शांति भूषण जी, प्रशांत भूषण जी, किरण बेदी जी। ऐसे ही कई अनगिनत नाम थे जो अलग अलग डायमेंशंस में, अलग अलग स्फीयर में, अलग अलग सेक्शन में, डिपार्टमेंट में बड़े बड़े धुरंधर थे। कुमार विश्वास जी कवियों के क्षेत्र से थे। शांति भूषण, प्रशांत भूषण जी बहुत बड़े बड़े वकील थे। किरण बेदी जी एक्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थी। इन्हीं में एक नाम शामिल हो गया जिसका नाम था अरविंद केजरीवाल। इन सभी लोगों के नाम लोगों ने सुने थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल को कोई नहीं जानता था। धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल ने कुछ ऐसा समा बांधना स्टार्ट किया कि अन्ना के मन से ही, हम भारत को ऐसा करना चाहते हैं जी, हम चाहते हैं जी ऐसा हो जाए, हम चाहते हैं कि हर आदमी को इतनी ताकत मिल जाए कि नेता के खिलाफ वो बोल सके। ऐसी ऐसी बातें करी कि लोगों को लगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा। हालांकि बातों में तो अन्ना हजारे की में ही दम था। पता नहीं ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अन्ना हजारे जी क्या करते थे, बार बार फास्ट करते थे, अनशन पे बैठ जाते थे, तो उसके कारण कई बार उनकी तबीयत बहुत ढीली पड़ जाती थी, तो ज्यादा बोलते नहीं थे। उनके बिहाफ पर ये बोलते थे अरविंद केजरीवाल। तो लोगों को लगता था कि भाई यही है जो बोल रहे हैं इनकी तरफ से। अब लास्ट में जब आंदोलन खत्म होने की कगार पर था, जब ये लग रहा था कि अब विधेयक आ जाएगा, अब सरकार ने एक सदन में तो पारित करवा दिया है, दूसरे सदन में भी हो जाएगा, तब जब पॉजिटिविटी थोड़ी आने लगी थी, तभी आंदोलन की जो तीव्रता है थोड़ी कम होने लगी थी। प्लस काफी लंबा भी खिंच गया था, तो लोगों को लग रहा था कि यार आंदोलन से कुछ होना नहीं है, अब ना कुछ और ही करते हैं। लेकिन केजरीवाल की मंशा कुछ और थी। केजरीवाल को यह चाहिए था कि कैसे भी इस आंदोलन के जरिए मैं एक नेता बन के निकलूं या एक विकल्प बन के निकलूं। उस वक्त केजरीवाल ने, आंदोलन की बात कर रहा हूं, केजरीवाल ने उस वक्त बड़े बड़े नेताओं पर आरोप लगाए, जैसे नितिन गडकरी पर लगाए कि नितिन गडकरी तो भ्रष्ट हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, ये किया है, वो किया है। जबकि उस समय तो नितिन गडकरी विपक्ष में यानी बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे, वो कहां से भ्रष्टाचार कर लेंगे। लेकिन नितिन गडकरी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए, तो उन्होंने अपनी जो अध्यक्षता है उससे इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद केजरीवाल ने आरोप लगाना स्टार्ट किया शीला दीक्षित के ऊपर। शीला दीक्षित जी दिल्ली की सीएम थी, काफी सफल सीएम रही हैं और काफी अच्छी लेडी थी। उन पर आरोप लगाए कि इनके तो बाथरूम में बड़े बड़े एसी लगे हुए हैं, इनके टॉयलेट में ये लगा हुआ है, इनके घर में ये लगा हुआ है। मतलब ये बताने की कोशिश करी कि इनके यहाँ पर देखो जहां ये रहती हैं वहां कितना ज्यादा खर्चा हो रखा है। उसके बाद इन्होंने सोनिया गांधी पर आरोप लगाए, राहुल गांधी पर आरोप लगाए, हर नेता पर आरोप लगाए जिसको भी हम और आप आज जानते हैं। अरुण जेटली पर आरोप लगाए, सब पर आरोप लगा दिए कि ये भी भ्रष्ट है, ये भी भ्रष्ट है, सब भ्रष्ट है। और ये तक कहा कि इन सबके सबूत मेरे पास हैं। तो लोगों को लगने लगा कि अरे ये तो बहुत सही बात कह दी, इस इंसान के पास सबूत हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि कल कोई विधेयक आ गया तो सबसे पहले ये लोग जेल जाएंगे। तो ऐसे करके इसने अटेंशन ग्रैब करी अरविंद केजरीवाल ने, तो लोगों को लगा कि ये विकल्प बन सकता है। अब जैसे ही इसने अटेंशन ग्रैब करी, ये लोगों की नजरों में आ गया,
वहीं से इसने खेल करना स्टार्ट कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने स्टार्टिंग में ये कहा था एक इंटरव्यू में कि मैं कभी भी राजनीति में नहीं आऊंगा। पूछा गया था एक बार क्या आप राजनीति में आना चाहते हैं, तो बोला मैं कभी नहीं आऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है साहब, लेकिन आप देखिए 1 साल नहीं लगा ये राजनीति में आ गए 2013 में। 2013 में इन्होंने आम आदमी नाम की एक पार्टी बनाई, और आम आदमी पार्टी जो है एक बड़ी कॉमन सी पार्टी थी, मतलब इस तरह से बनाई गई थी कि हर व्यक्ति को लग रहा था कि इस पार्टी में मेरा भी कंट्रीब्यूशन है, और था भी। इसमें एक आम आदमी का ही कंट्रीब्यूशन था। रिक्शे वाले, रेडी वाले, आम आदमी, कोई कॉमन मैन जो भी हो सकता, हर किसी ने इसमें चंदा दिया, हर किसी ने पार्टिसिपेट किया। एक छोटे से बच्चे ने भी, जिसको कुछ पता भी नहीं है, उसने भी पार्टिसिपेट किया, पोस्टर लगाए। और हम सभी लोग जो इंडिया के बाकी लोग थे, उनमें भी एक पॉजिटिविटी थी कि हाँ ये एक विकल्प बन के निकलेगा। उस समय तक नरेंद्र मोदी का नाम चलता था लेकिन गुजरात तक सीमित था। ये एक विकल्प बन के निकल रहे थे नेशनल लेवल पर कांग्रेस का। तो हमें लगा कि ये कुछ बढ़िया काम हो जाएगा इनके आने से, और एक अच्छे तरीके से पार्टी बनती जा रही थी जैसे बननी चाहिए, और आम आदमी को लग रहा था कि मेरी पार्टी है। इन सभी लोगों में जो बड़े बड़े लोग थे, इन सभी ने डिसाइड किया कि भाई एक काम करते हैं, अरविंद केजरीवाल जी आप ही चेहरा बन जाइए। तो इनको चेहरा बना दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने नाम पर इलेक्शन लड़ा, और इलेक्शन में एक तरीके से पूर्ण बहुमत नहीं ला पाए, और किसी को भी फुल मेजोरिटी नहीं मिली, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। बीजेपी को कुछ 30 या 32 के आसपास सीट मिली थी, आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली थी, और कांग्रेस को सिर्फ 8 सीटें मिली थी। और दिल्ली में टोटल सीटें 70। आपको अगर सरकार बनानी है तो 36 सीटें लानी पड़ेंगी, 35 से ज्यादा लानी पड़ेंगी। तो आम आदमी पार्टी अगर कांग्रेस के साथ समझौता कर लेती 28 + 8, तो यह सरकार बन जाती। लेकिन जब चुनाव का प्रचार चल रहा था, तब अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं लूंगा, और अपने बच्चों की कसम खा रहा हूं कांग्रेस का समर्थन तो बिल्कुल नहीं लूंगा। बच्चों की कसम खाई थी इस आदमी ने। पहला झूठ देखिए कि मैं राजनीति में कभी नहीं आऊंगा, उसके अलावा दूसरा झूठ देखिए कि इस पर आरोप, उस पर आरोप, इस पर आरोप, सब पे आरोप लगाना। तीसरा झूठ देखिए, बच्चों की कसम खाता हूं कभी कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा। और इस बात से पलटने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, तुरंत कांग्रेस का समर्थन लिया और सरकार बना ली। यह सरकार करीब करीब 49 डेज चली, और लोगों का काफी इसमें विरोध देखने को मिला कि आपने तो बच्चों की कसम खाई थी कभी समर्थन नहीं लेंगे, और आपने किस तरीके से ये काम कर लिया, आप तो कांग्रेस के खिलाफ ही बोलते थे, और आप क्यों नहीं बोल रहे हैं आप। तो इनको प्रेशर झेलना पड़ा आम जनता का, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया 49 डेज के बाद। ये चीज भी बाद में पता चली कि इस्तीफा इतनी जल्दी क्यों दिया है। एक्चुअल में 2014 में चुनाव होने थे लोकसभा के, और उस चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी चाहते थे कि जो दिल्ली से उनको जो प्लेटफॉर्म मिला है, इस प्लेटफॉर्म को नेशनल लेवल पर बना लूं। आप समझ रहे हैं, नेशनल लेवल पर आना चाहते थे वो। इसलिए उन्होंने ये चुनाव लड़ा, और नरेंद्र मोदी के सामने लड़ा। बनारस से लड़ा था 2014 में चुनाव। उस समय तक नरेंद्र मोदी भी पूरे देश में छा चुके थे, क्योंकि 2013 के सितंबर में डिसाइड कर दिया गया था बीजेपी द्वारा कि हमारा चेहरा नरेंद्र मोदी होंगे। और नरेंद्र मोदी से भी लोगों को काफी उम्मीदें थी, क्योंकि गुजरात का मॉडल काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था, न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में भी। तो लोगों को लगता था कि ये फायर ब्रांड नेता हैं, अगर ये प्राइम मिनिस्टर बन गए तो कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो इन्होंने धीरे धीरे, नरेंद्र मोदी ने इस मूवमेंट को, जो कांग्रेस के अगेंस्ट तैयार हुआ था, इसको अपने पक्ष में लेना स्टार्ट कर दिया। 3D वर्चुअल रैलीज कराना, चाय पे चर्चा कराना, अपने बारे में बताना कि मैं तो चाय वाला था, जन जन से बात करना, हर जगह रैली करना, और बड़े स्तर पर जो है एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरह अपने चुनाव प्रचार को करना। तो नरेंद्र मोदी का अपना खेल वहां पर चल रहा था। लेकिन केजरीवाल को लगता था कि 2-3 साल की जो मेहनत है 2011 से लेकर 2014 तक की, इस मेहनत में केजरीवाल को लगता था कि उन्होंने बहुत ज्यादा लोगों का दिल जीत लिया है। इस ओवर कॉन्फिडेंस में उन्होंने नरेंद्र मोदी के सामने ही चुनाव लड़ डाला। तब तक दिल्ली से इस्तीफा दे चुके थे 49 डेज की सरकार के बाद। जब ये 2014 में चुनाव लड़ने गए, इनकी पार्टी ने भी लगभग 400 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था पूरे देश में, जिनमें से 90% सीटों पर इनकी जमानत जब्त हो गई। केजरीवाल बुरी तरह से हार के आए थे। उस वक्त कुमार विश्वास ने भी अमेठी से चुनाव लड़ा था राहुल गांधी के सामने, कुमार विश्वास भी हार गए थे। जब ये हार करके वापस दिल्ली आ गए, तब इनको समझ में आ गया कि अभी नेशनल पे जाने लायक हम है नहीं। तो इन्होंने जनता से माफी मांग ली। केजरीवाल ने, हम माफी मांगते हैं जी, हम वहां चले गए थे, हमने गलती कर दी, हमको नहीं लड़ना चाहिए था। अब इन्होंने 2015 में चुनाव होने थे दिल्ली में, उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। फिर से इन्होंने वही चीज स्टार्ट करी कि हम आम आदमी हैं, हम सब कसम खाते हैं कि आम आदमी की तरह ही रहेंगे। अगर 2015 में सरकार में आ गए, उसके बाद भी हम कभी भी गाड़ी नहीं लेंगे, कभी बंगला नहीं लेंगे, कभी वीआईपी जिंदगी नहीं जिएंगे, कभी ये सिक्योरिटी वगैरह नहीं रखेंगे, हमेशा ऐसे रहेंगे कि आम आदमी रहता है जैसे। ये था इनका नारा, और उसी प्रकार से इन्होंने इलेक्शन को अपने को तैयार किया, इलेक्शन का प्रचार किया, और एक ऐसी शर्ट पहनी ढीली सी जो बाहर रहती है, मुफलर डाल लिया, ताकि लोगों को लगे तो हमारे जैसा आदमी है। और उस समय तक पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, ज्यादातर कार्यकर्ता ऐसे थे जो यूथ थे, जो अभी 20 साल की उम्र के आसपास के थे, कोई 25 साल की उम्र के आसपास का था,
किसी किसी ने तो नौकरी छोड़ दी थी अपनी। इस पार्टी में ऐसे लोग भी जुड़े जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की जो नौकरी है, जिंदगी भर का जो एक्सपीरियंस है, एक झटके में छोड़ करके आ गए सिर्फ इस देश में इस पार्टी का निर्माण करने के लिए, जिससे कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक विकल्प तैयार हो सके। मैं ऐसे कई लोगों के नाम उस समय सुनता था, हम लोग टीवी देखते थे, तो जिन लोगों ने अपना, जैसे शांति भूषण जी, प्रशांत भूषण जी, आपके योगेंद्र यादव जी, ऐसे कई लोग थे जिन्होंने अपने सब कुछ छोड़ दिया था उस वक्त सिर्फ इस पार्टी में अपना योगदान देने के लिए। ऐसे एक आशुतोष आए थे, जो आशुतोष काफी सुनने में आते हैं। ये पहले IBN 7 पर पत्रकार हुआ करते थे, न्यूज प्रेजेंटर हुआ करते थे। इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और बाद में आ गए थे। ये पहले नहीं आए थे आंदोलन में, बाद में आए थे। किरण बेदी जी थी, उनको कोई लालच नहीं था, देखिए वो भी आंदोलन में थी। लेकिन जब 2015 का चुनाव हुआ तो अरविंद केजरीवाल ने तो अपना प्लानिंग इस तरीके से चली। बीजेपी ने एकदम से उतार दिया किरण बेदी को अरविंद केजरीवाल के सामने। बीजेपी की ये गलती थी कि किरण बेदी को लास्ट मोमेंट पर उतारा, या तो पहले से प्रोजेक्ट करते और या फिर उतारते ही नहीं। किरण बेदी जी हार गई थी चुनाव को बुरी तरह से। तो जब केजरीवाल ने 2015 का चुनाव लड़ा और जीते, जीतने के बाद इन्होंने जो पहली अपनी शपथ ली थी वो ली थी जंतर मंतर पे, उसी मैदान में जहां पर इन्होंने आंदोलन किया था। और बिल्कुल ऐसे ली थी आम आदमी की तरह, सेंट्रो कार हुआ करती थी, उससे ये पहुंचे थे जंतर मंतर में। वहां पर एक नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे और नॉर्मल कसम खाई थी, और ये भी कहा था कि आप लोग जिस तरीके से नारे लगा रहे हैं, सब लोग खुश हो रहे थे उस वक्त। इस नारे में मुझे लग रहा है कि आप में ईगो आ गया है, हम लोगों को अपने को ईगो नहीं लेकर के आना। सबको ऐसी हिदायत देते थे, लोगों को लगता था कितना संत आदमी है, हमको कभी घमंड में नहीं आना है, हमको कभी VIP ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, हमको कभी गाड़ी में और बंगलों में नहीं रहना है, हमें अपने उन्हीं संसाधनों में रहना है जिस संसाधन में हम रहते हैं। ये नारे थे। और उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि देखिए हमारी पार्टी के पास पैसा नहीं होता है, आप सब लोग कंट्रीब्यूशन देंगे तभी पार्टी चल पाएगी। लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया, किसी ने 10 रुपए दिए, किसी ने 100 रुपए दिए, किसी ने 1 लाख, किसी ने 1 करोड़, अपने अपने हिसाब से लोगों ने दिए और पार्टी चली और चुनाव जीता था। अब जब पार्टी 2015 में एक तगड़ा बहुमत ले आई थी, लगभग 67 सीट लेकर के आई थी 70 में से, 95% से ज्यादा। जब ये चुनाव में इतनी सीटें जीत गए तो केजरीवाल को धीरे धीरे लगने लगा कि अब मेरा तो कोई विकल्प ही नहीं है। मोदी जी जो 2014 में इतनी बड़ी विक्ट्री लेकर के आए हैं, वो 2015 में केजरीवाल को नहीं हरा पाए, तो केजरीवाल को लगा कि आई एम द विजेता, आई एम द बॉस। यहां से केजरीवाल ने एक दूसरा गेम खेलना स्टार्ट किया। केजरीवाल का गेम अब ये था कि अन्ना जी के सहारे अपना नाम तो आगे ले आए, लेकिन हमारे साथ कुछ 4-5 लोग और भी हैं जो हमारे बराबर का कद रखते हैं। हालांकि केजरीवाल भी पहले IRS ऑफिसर थे, उससे पहले IITN थे। इनको मैक्से से अवार्ड भी मिल चुका है क्योंकि इन्होंने काफी ज्यादा योगदान दिया था टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को लाने में, तो इसलिए थोड़ा बहुत इनका कंट्रीब्यूशन तो था। पर जो बाकी लोग थे उनका भी तो कंट्रीब्यूशन था। कुमार विश्वास कोई छोटा नाम नहीं था, इसके अलावा शांति भूषण, प्रशांत भूषण जैसे बड़े बड़े वकील कोई छोटा नाम नहीं थे। इन सब का क्या, तो केजरीवाल को लगने लगा कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग भी अगर साथ रहे तो दिक्कत देंगे आगे जाकर के, ये भी बोलेंगे कि हमें ये बनाओ, हमें वो बनाओ, या कल को केजरीवाल खुद अपनी मर्जी कुछ करना चाहे तो कर नहीं पाएंगे, इनकी सुननी पड़ेगी। तो केजरीवाल ने सबसे पहले उन लोगों को हटाना स्टार्ट किया जो बराबर के थे या थोड़ा ऊपर थे। सबसे ऊपर तो अन्ना हजारे जी थे, उनको तो बिल्कुल साइड कर दिया। 2014 के चुनाव के बाद तो अन्ना हजारे जी को ऐसे गायब कर दिया कि पता ही नहीं चलता था कि कहां गए, उनकी कोई चर्चा नहीं। खैर, तो केजरीवाल ने धीरे धीरे अपने आसपास के लोगों को साफ करना स्टार्ट किया, कभी किसी को किसी तरह से, कभी किसी को किसी तरह से, करते करते ले देके 2017-18 तक इनके पास 2-3 बच्चे रह गए जो इनके बराबर के थे। इनमें से एक मनीष सिसोदिया भी थे। मनीष सिसोदिया केजरीवाल के बिल्कुल गहरे मित्र थे, हाँ में हाँ मिलाने वाले। केजरीवाल को ऐसे लोग पसंद थे, या तो हाँ में हाँ मिलाओ या फिर जाओ। अब कुमार विश्वास एक दोस्त तो थे इनके, लेकिन हाँ में हाँ उनसे मिलाई नहीं जा रही थी। केजरीवाल ने धीरे धीरे सिस्टम ऐसा कर दिया था कि जो पैसा देगा वो राज्यसभा जाएगा, जो चंदा देगा वो पार्टी में एक अच्छा स्थान रखेगा, और जो मेरी हाँ में हाँ मिलाएगा वही टिकेगा। अब कुमार विश्वास ने यही कहा कि भाई हाँ में हाँ मिलाने वाली कौन सी बात है, ये तो गलत हो रहा है। हमने अपनी पार्टी इसलिए थोड़ी बनाई थी कि आप पैसे दे करके या पैसे लेकर के राज्यसभा में लोगों को भेजो। हमने तो पार्टी इसलिए बनाई थी ताकि आम आदमी को इतना महसूस हो कि वो भी जा सकता है, या हर किसी को ये लगे कि पैसा यहां पर मैटर नहीं करता। तब केजरीवाल के अपने तर्क रहे होंगे, आपस की बातें होंगी उनकी। धीरे धीरे कुमार विश्वास को भी पार्टी से बाहर कर दिया गया। अब केजरीवाल को कोई खतरा नहीं है। केजरीवाल के बाद अब एक सेकंड लेयर है, इनके बाद जो जूनियर लोगों की लेयर है वो एक तैयार हो रही थी धीरे धीरे, जिसमें से एक है आतिशी मारलेना, एक है राघव चड्ढा, एक है आपके सौरभ भारद्वाज। इस तरह के जो लोग हैं ये इनकी दूसरी लेयर के या इनके जूनियर लोग। इनके संग के एक और थे सत्येंद्र जैन। अब प्लॉटिंग आपको समझ में आ गई कि किस तरह से केजरीवाल ने अपने बराबर के या साथ के लोगों को साइड किया। अब केजरीवाल को जो करना है वो ये करना है कि जो नीचे वाले लोग हैं उन्हें दबा के चलना है, प्लस पार्टी में फंडिंग की व्यवस्था करानी है, क्योंकि इन लोगों का अलग हटने का मतलब है कि अब पार्टी में वो जो कॉमन आदमी वाली या आम आदमी वाली जो बात थी वो नहीं रही
केजरीवाल इस बात को जानते और अब जनता भी इस बात को जानने लगी थी कि यार ये पार्टी वैसी तो नहीं रही जैसी थी। केजरीवाल को अब दो चीजें करनी थी, एक तो जनता के बीच में अपनी पकड़ फिर से बनानी थी और दूसरा फंडिंग की व्यवस्था करानी। जनता में पकड़ बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, फ्री बिजली, फ्री पानी, सब फ्री फ्री फ्री, बसों में जाओ, जो करना है फ्री करो और हमारी भोली जनता को आप कोई चीज फ्री दे दीजिए। पहला तो केजरीवाल ने काम ये किया और दूसरा काम ये किया कि दिल्ली में काफी ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेश से आए हुए हैं और अवैध तरीके से रहते हैं। केजरीवाल ने इन लोगों को मूलभूत व्यवस्थाएं दे दी, इनके आईडी कार्ड बनवा दिए, वोटर आईडी कार्ड बनवा दिए और इनको एक अपना वोट बैंक बना लिया। ये केजरीवाल की अगली चाल। अब फंडिंग कहां से आए? केजरीवाल को जो कहा जाता है अभी तक कि जो फंडिंग के सोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं खालिस्तानी सपोर्टर से मिल रहे थे। ऐसे कई सोर्सेस हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। अब केजरीवाल ने एक चीज और करना स्टार्ट किया, दिल्ली के आसपास के स्टेट्स में भी अपनी पकड़ बनाना स्टार्ट किया, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी में भी थोड़ा आने के प्रयास किया लेकिन आ नहीं पाए। उसके बाद गुजरात में जाने का प्रयास किया, हर जगह अपने पैर पसारे जहां जहां जा सकते थे, लेकिन फंडिंग की कमी फिर भी आ रही। लेकिन इनको एक चीज पता ये चली कि बीजेपी का अभी पूरे देश में माहौल है, एक जगह पर नहीं है और वो है पंजाब। पंजाब में लोग बीजेपी को भी ला नहीं रहे हैं, ठीक है, पंजाब जाते हैं। केजरीवाल पंजाब गए, पंजाब के लोगों को काफी ज्यादा समय के साथ ये देखा जा रहा है ड्रग्स का एडिशन। पंजाब के लोगों को लंबे समय तक पॉलिटिकल पार्टीज ड्रग्स प्रोवाइड करती रही हैं, या वहां पर कुछ सेक्शन है छोटा सा जो खालिस्तान बनाना चाहता है या खालिस्तानी समर्थक है। केजरीवाल ने बस इन्हीं लोगों को पकड़ लिया जो ड्रग्स के रैकेट्स चलाते हैं या खालिस्तान की मांग करना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों के समर्थन से ही केजरीवाल पंजाब में सरकार बना सकते थे और दूसरा यह कि इन लोगों के समर्थन से ही फंडिंग आ सकती थी। क्योंकि खालिस्तान का जो मूवमेंट है वो कोई इंडिया में ही है ऐसा नहीं है, दुनिया भर में फैला हुआ है। ये इंटरनेशनली ऑपरेटेड मूवमेंट है। आपको पता ही होगा कनाडा किस तरीके से इसमें समर्थन देता है इन लोगों को, यूएस में कैसे पन्नू को बचाया जा रहा है, इंग्लैंड में भी आपने देखा था किस प्रकार से हमारे दूतावास से तिरंगा नीचे उतार दिया गया था, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, हर जगह से ये चीजें ऑपरेट हो रही हैं। तो फंडिंग मास लेवल पर आ रही है। तो केजरीवाल को समझ में आ गया कि अगर पंजाब जीतना है और दिल्ली की कुर्सी चलाते रहना है तो फंडिंग चाहिए, उसके लिए खालिस्तानियों का समर्थन लेते रहो। ये सब बातें इनके साथियों ने कही है। कुमार विश्वास ने यह बात कही है कि केजरीवाल ये कहता था कि कोई बात नहीं, खालिस्तानियों का समर्थन ले लेते हैं, या तो पंजाब का सीएम बनूंगा या एक आजाद देश का पीएम बनूंगा। ये केजरीवाल के वर्ड्स हैं, कुमार विश्वास ने कहा है। कुर्सी इंसान को कैसा बना देती है। जो इंसान ये कह रहा था कि हम करप्शन के अगेंस्ट आ रहे हैं, हम कभी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, आज वो देखिए देश को बांटने की बात कर रहा है। और इतना ही नहीं, इस व्यक्ति ने इस हद तक अपना चरित्र बदला, इस हद तक अपने आप को गिरा लिया कि इस व्यक्ति से कोई भी ये बात कहे कि ये तो देश के खिलाफ हो रही है तो कहता था मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। और इतना ही नहीं, धीरे धीरे पैरेलल लॉ भी तैयार करना स्टार्ट करी, जिसमें कुछ यूट्यूबर से स्टार्ट किए। जैसे आपने देखा होगा आजकल एक यूट्यूबर है जर्मनी में बैठ करके वीडियोस बनाते हैं सरकार के खिलाफ। उस यूट्यूबर ने आज तक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला भैया? और जर्मनी में ही जाके क्यों बैठे हुए हो? अभी अभी जैसे केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया तो सबसे पहला देश जिसने भारत पर यह प्रतिक्रिया दी, मतलब केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के बयान दिया था, वो जर्मनी ही था। उसके बाद केजरीवाल ने कुछ न्यूज एडिटर्स को भी सेट किया जो इनके टाइप की खबरें छापते थे। कुछ न्यूज एडिटर से, कुछ न्यूज प्रेजेंटर से ये बोल देते थे कि देखो ये वाली क्लिप काट देना और ये वाली क्लिप रख लेना। इस तरीके से धीरे धीरे अपना एक पैरेलल चीज चालू करी। इसमें इंटरनेशनल हाथ भी है, डीप स्टेट्स हैं अमेरिका में, कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रभावशाली लोग हैं जो डायरेक्टली पॉलिटिक्स में नहीं है लेकिन पॉलिटिक्स से हट करके इंडिया में ऐसी गतिविधियां कराते हैं जिससे इंडिया अनस्टेबलाइज रहे, हिलता रहे, और उनमें इन जैसे लोगों का समर्थन लेते हैं, केजरीवाल जैसों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप कहेंगे उसका क्या हुआ जो केसेस पर इन्होंने आरोप लगाए थे कि गडकरी पर लगा दिया, जेटली जी पर लगा दिया, शीला दीक्षित जी पर लगा दिया। जब लोगों ने ये पूछा कि अरे आप तो कहते थे शीला जी ऐसा करती हैं, आप सबूत तो दिखाइए, आप कहते थे मेरे पास कागज है, कहते थे जो कागज ही आ जाएंगे जी, हमें पता है वो कहां है, अभी हमारे पास नहीं है। बोलते हमारे पास कागज ही नहीं है। नितिन गडकरी ने तो इनके खिलाफ केस कर दिया था मानहानि का, सबने केस कर दिए डिफेमेशन के। क्या आप हमारी मानहानि कर रहे हो, हम केस कर रहे हैं? केजरीवाल ने सबसे माफी मांग ली कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। देख रहे हैं, माफ कर दो, तुमने कुछ भी बोल दिया, कह रहे हो माफ कर दो। बोलने के बाद आप हाईलाइट हुए, हाईलाइट होकर के आप चुनाव जीत गए, चुनाव जीत के आप कुर्सी मिल गई, अब क्या माफ कर दो। अब हम 2017 के चुनाव की बात करें तो 2017 में बीजेपी तो हार रही थी पंजाब, और केजरीवाल पंजाब जीतने थे बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन केजरीवाल ने एक गलती कर दी, फ्लो में प्रशांत किशोर के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया। किसी ने पूछा कि प्रशांत किशोर तो कांग्रेस को समर्थन दे सकते हैं, प्रशांत किशोर तो कांग्रेस के लिए काम कर सकते हैं पंजाब में, अगर कांग्रेस के लिए प्रशांत किशोर ने काम किया तो आपको खतरा है क्या? तो केजरीवाल ने ये कह दिया था प्रशांत किशोर जैसे कुछ नहीं कर सकते। प्रशांत किशोर इसे अपनी ईगो पर ले गए थे, तब उन्होंने कांग्रेस का वहां पर प्रचार किया था, कैंपेनिंग करी थी प्रशांत किशोर ने, और उन्होंने कसम खा ली थी कि जिता के मानूंगा कांग्रेस को। और प्रशांत किशोर खुद कहते हैं कि मेरे जितने भी इलेक्शन कैंपेन मैंने किए हैं आज तक सबसे टफेस्ट वही था। अगर मैं वो ना करता कांग्रेस का, कांग्रेस नहीं जीती तो आम आदमी पार्टी वहां पर बहुत बड़ी जीत जाती 2017 में ही। 22 तक इंतजार नहीं करना पड़ता आम आदमी पार्टी को, लेकिन आम आदमी पार्टी जीत नहीं पाई 2017 में। उसके बाद खालिस्तानियों को पता चल गया था कि केजरीवाल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है पंजाब में। प्लस पंजाब में 2014
2014 में केजरीवाल ने लोकसभा में 4 सीटें भी जीती थी, तो केजरीवाल को पता था कि पंजाब ही है जो कर सकता है। अब अंदर ही अंदर खेल स्टार्ट होता रहा। इधर पार्टी से सबको साफ कर दिया, जो सेकंड लाइन है आतिशी, राघव वगैरह वगैरह, इन सबको बिल्कुल अपने नन्हे मुन्नों की तरह रखता था केजरीवाल कि मेरी बात सुनते रहो, सब मलाई खाओगे। पंजाब भेज दिया राघव चड्डा को कि वहां का कैंपेन संभालो। आतिशी को जिम्मेदारी दे दी दिल्ली की। मनीष सिसोदिया को जिम्मेदारी दी कि आप अस्पताल देखो, ये देखो, वो देखो, सब अपना मामला सेट कर दिया सबका। केजरीवाल की शातिरता देखिए, सबको जिम्मेदारी दे दी है, खुद ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली, अपने पास एक भी डिपार्टमेंट नहीं रखा। क्योंकि कल को अगर घोटाला करना पड़ा तो घोटाला करने पे वही मंत्री फंसता है जिसके डिपार्टमेंट में हुआ है। जिसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है वो क्यों फंसेगा। मनीष सिसोदिया के सर पर सारी जिम्मेदारी दे दी कि तुम संभालो। अब देखिए बैकग्राउंड कैसे तैयार हो रहा है, जनता को कैसे लुभाया। देखो हमने स्कूल बना दिए कितने अच्छे, देखो कितनी सस्ती सुविधाएं दी जा रही हैं, देखो बच्चा प्राइवेट स्कूल की जगह सरकारी स्कूल में आना चाहता है, देखो हमने मोहल्ला क्लिनिक्स बना दिए, ऐसी ऐसी बातें करी। और जो स्कूल की ये बात कर रहे हैं, इन्होंने काम तो किया है कुछ स्कूल्स में, लेकिन वो गिने चुने 2-4-5 स्कूल में कर दिया है बस। दिल्ली तो इतना फॉरवर्ड स्टेट है कि उसमें शुरुआत से ही स्कूल अच्छे रहे हैं। शीला जी ने भी बहुत काम किया था दिल्ली में, उससे पहले भी जितने मिनिस्टर रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, सबने अच्छा काम किया है। दिल्ली देश की राजधानी है, तुमने क्या नया कर दिया कि मोहल्ला क्लिनिक जो उन्होंने खोले थे, जिनके नाम पर ये वोट मांगते थे लोगों से या जिनके नाम पर ये लोगों को बेवकूफ बनाते थे, उसमें बहुत ज्यादा करप्शन किया इन्होंने। मोहल्ला क्लिनिक में आप हैरान होंगे, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर इन्होंने सिर्फ फर्जीवाड़ा किया है। फर्जी पेशेंट दिखा दो, फर्जी डॉक्टर दिखा दो, डॉक्टर नहीं है तब भी बता दो डॉक्टर है। एक आंकड़े के अनुसार अगर देखा जाए, और 3 महीने का डेटा है बस, 7 मोहल्ला क्लिनिक की 3 महीने का डेटा बता रहा हूं, इसमें 11,657 पेशेंट ऐसे थे जिनका मोबाइल नंबर 0 था। 8,251 पेशेंट ऐसे थे जिनका कोई मोबाइल नंबर ही नहीं था। 3,092 पेशेंट ऐसे थे जिनका मोबाइल नंबर 9999999999 था। और लगभग 400 से ज्यादा पेशेंट ऐसे थे जिनका मोबाइल नंबर ऐसे नंबर से स्टार्ट होता था जो भारत में है ही नहीं, जैसे 1 से 2 से 3 से 4 से स्टार्ट होता था। अब ऐसा कोई नंबर थोड़ी होता है भारत में। इन आंकड़ों के अनुसार 20-22 हजार लोग तो ऐसे हो गए जो उस वक्त वहां थे ही नहीं, जो फर्जी आंकड़ों में हैं। और ये तो सिर्फ 7 मोहल्ला क्लिनिक का बता रहा हूं, और वो भी 3 महीने का डेटा है। अच्छा, इसके साथ ही दिल्ली के जो एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने ये कहा था इनसे कि भाई ऐसा है कि तुम मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हो, उसमें डॉक्टर्स की, पेशेंट्स की, इनकी बायोमेट्रिक्स लिया करो। बायोमेट्रिक का मतलब होता है अंगूठा लगवा लिया करो अटेंडेंस का। और एलजी साहब ने कहा था 6 महीने में मुझे रिपोर्ट दोगे कितना किया कितना नहीं किया, लेकिन केजरीवाल ने इसको सिरे से नकार दिया, एलजी की बात ही नहीं सुनी। एक्चुअल में दिल्ली क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है जिसके पास असेंबली भी है, तो यूनियन टेरिटरी होने के नाते इसकी जो शक्तियां हैं काफी बटी हुई हैं। कुछ एलजी के पास हैं जो केंद्र सरकार के आदेश पर काम करते हैं, कुछ केंद्र सरकार के पास खुद हैं जैसे पुलिस वगैरह, और थोड़ी बहुत है जो केजरीवाल के पास, जैसे म्युनिसिपैलिटी में होती है, से थोड़ी ज्यादा है बस, कोई ज्यादा पावरफुल नहीं है केजरीवाल। लेकिन अकड़ इतनी कि एलजी की बात भी नहीं सुननी। ऐसे ही दूसरी बात बताता हूं, केजरीवाल ने फर्जीवाड़ा किया कैमरा लगाने के नाम पर। आप कई सारे वीडियोस ऐसे देखेंगे जहां केजरीवाल ने ये बोला था कि हम इतने लाख कैमरे लगा देंगे, इतने 1000 कैमरे लगा देंगे, ये कर देंगे, पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे होंगे। धीरे धीरे खुद ही अपनी बात से पलटता गया, पलटते पलटते इतना पलट गया कि आज मानता ही नहीं है कि मैंने ऐसा कभी कहा था कि नहीं कहा था। ये दूसरा फ्रॉड है इसका। अगला फ्रॉड देखिए, एक वहां पर कंस्ट्रक्शन का स्कैम भी इन्होंने किया है, ये सामने आएंगे सब। इनमें इन्होंने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन लेबर के नाम पर 9 लाख लेबरों को इन्होंने नियुक्त किया, ऐसा इन्होंने कहा है, जिनमें से 2 लाख वर्कर तो फेक हैं और 2 लाख वर्कर ऐसे हैं जिनका मोबाइल नंबर सेम है। और कोविड के टाइम इन्हीं 9 लाख लोगों को 5,000 रुपए महीने देता था केजरीवाल। अगला स्कैम सुनिए, लिकर एक्साइज स्कैम, जिसके नाम पर ये जेल में गए। लिकर एक्साइज में तो आपको पता होगा शराब घोटाला जिसे हम कह रहे हैं, शराब का जो विभाग है वो दे दिया मनीष सिसोदिया को, अपने पास ही रखा। अब इन्होंने क्या किया, शराब में जो इनको पहले टैक्स देना पड़ता था, शराब में पहले कुछ टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता था, तो इन्होंने जो स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता था वो कर दिया काफी कम, और ये कह दिया कि ये टैक्स अब तुम्हें नहीं देना और ये अपने पास विक्रेता रखेगा, ठीक है। और शराब कर दी एक के साथ एक फ्री, इस तरीके से कुछ प्रपंच रचा जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदे। शराब घोटाले में इन्होंने क्या किया कि जब भी शराब बिकती है, मान लो 100 रुपए की बिकी, तो 100 रुपए में से 35 रुपए जाते हैं मान लो राज्य सरकार को, मान लेते हैं। तो इन्होंने ये किया कि 35 की जगह अब सिर्फ 1 रुपया जाएगा राज्य सरकार के पास, ये कर दिया। बाकी 34 किसके पास जाएंगे, जो शराब बेचने वाला है उसके पास। अब इसमें से उसे कुछ रखना है अपने पास और कुछ दे देना है पीछे के दरवाजे से आम आदमी पार्टी को। इस तरीके से इस पार्टी ने घोटाला किया है शराब में, वहां से ये लपेटे में आना स्टार्ट हो गए। और जिम्मेदारी दे रखी थी मनीष सिसोदिया को, मिनिस्ट्री जो थी मनीष सिसोदिया को, तो 1 साल से ज्यादा हो गया। ऐसे ही इनके सत्येंद्र जैन है, वो भी नहीं आ पा रहे हैं जेल से बाहर, लेकिन केजरीवाल कुछ नहीं हुआ अभी तक क्योंकि उसके पास था ही नहीं डिपार्टमेंट। फिर क्या हुआ, जब ईडी की जांच इसमें चली तो ईडी ने यह पाया कि जितना भी ये पैसा आ रहा था, ये आ रहा था आम आदमी पार्टी के नाम पर। अब आम आदमी पार्टी कोई इंसान तो है नहीं, वो एक पार्टी है, उसका कोई ना कोई संयोजक होगा, कोई ना कोई हेड होगा, और हेड है केजरीवाल। इसलिए केजरीवाल को उठा करके ले गए
कि आ जाओ बेटा। आप हो सकता है केजरीवाल को बेल भी मिल जाए, क्योंकि उतना डायरेक्ट आरोपी नहीं है, लेकिन उसमें बेल मिल जाएगी तो अगले में फंसेगा। अब इन्होंने जो अगला खेल किया है वो देखते हैं। इन्होंने स्कूल स्कैम भी एक किया हुआ है जी। स्कूल के नाम पर इन्होंने क्या किया है, लगभग 1300 करोड़ का स्कैम है ये, जिसमें क्लासरूम कंस्ट्रक्शन के नाम पर पैसा लूटा गया है। कभी ये बोला गया कि बोर्ड लगवा देंगे, कभी बोला है सीसीटीवी कैमरा लगवा देंगे, कभी बोला है कि हम पीडब्ल्यूडी से काम करवा देंगे। उसमें भी ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी है कि लगभग 1300 करोड़ का स्कैम ये हो सकता है। उसके अलावा पीडब्ल्यूडी स्कैम किया गया है, जिसमें कंस्ट्रक्शन के नाम पर फेक बिल रखे हुए हैं। केजरीवाल ने 2021 में ये बोला था कि हम 1000 डीटीसी की बस लेना चाहते हैं। इन्होंने उसके नाम पर ऑर्डर दे दिया, जिनमें से लगभग 700 बसें तो जेबीएम ऑटो से आनी थी और 300 बसेस टाटा मोटर से आनी थी। केजरीवाल ने इनको ही ऑर्डर दे दिया, पेमेंट दे दिया। उसके अलावा इन्होंने मेंटेनेंस भी मांगा। ये पैसा तो केंद्र सरकार से मिलता है ना, आप जो भी स्कीम चला रहे हो पैसा कहां से आएगा? इनके पास तो इतनी व्यवस्था है नहीं, सब फ्री फ्री दे रहे हैं। केंद्र सरकार से पैसा लिया और ये बोला कि भाई देखो, हम जो बस चलवाएंगे उसमें पर किलोमीटर के हिसाब से 45 रुपीज की मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो टोटल जितनी भी बसेस ये मंगा रहे हैं उसमें इन्होंने लगभग 3500 करोड़ रुपए मांगा मेंटेनेंस के नाम पर। इसमें भी सीबीआई इनको घेरने में लगी हुई है। इसके अलावा पावर स्कैम में आइए, पावर घोटाला इन्होंने क्या किया है, लगभग 11,000 करोड़ का घोटाला है ये। इसमें क्या हुआ है, फ्री बिजली के नाम पर जब बिजली कंपनियां घाटे में जाने लगी तो केजरीवाल ने यह कहा कि भैया हम आपका बिल तो नहीं चुका पाएंगे, इस मामले को ना वैसे ही सेटल कर लो। तो सेटलमेंट के नाम पर 11,500 करोड़ रुपए का चूना लगने वाला है सरकार को। इसके अलावा इनका स्कैम देखिए, इन्होंने 2 स्टूडेंट्स को कुछ लोन दिए थे पढ़ाई के लिए। अब वो लोन शायद 10 लाख के आसपास था, लेकिन उसका प्रचार इतना किया कि एडवर्टाइज करने में इन्होंने 19 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। आपने अक्सर देखा होगा आम आदमी पार्टी के एडवर्टाइजमेंट बहुत होते रहते हैं, इसलिए पैसा तो लगता है ना भाई। ये पैसा कहां से आता है? ऐसे आता है घोटाला करके। अच्छा, एक चीज और देखिए, जैसे ही पंजाब में इनकी सरकार बनी 2022 में आम आदमी पार्टी की, उसके बाद से ही खालिस्तान का मूवमेंट एकदम से तेज हो गया है। ये भी आप चेक करिए। उसके साथ ही आपने देखा होगा अमृतपाल सिंह जो पकड़ा गया है, ये कई महीने तक पंजाब में घूमता रहा, लेकिन पंजाब में से गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि केजरीवाल का जो एक दूसरा बैठा हुआ है सीएम पंजाब में, उसने केजरीवाल के इशारे पर काम किया और उसको गिरफ्तार नहीं होने दिया। केजरीवाल ने आज तक खालिस्तानियों के बारे में एक शब्द नहीं बोला होगा। केजरीवाल ने आज तक ये नहीं बोला होगा कि मैं खालिस्तानियों के खिलाफ हूं। केजरीवाल ने यह तक नहीं बोला होगा कि मैं चाहता हूं कि खालिस्तान जल्द से जल्द समाप्त हो। नहीं, केजरीवाल कभी नहीं बोलता इस चीज को, और अब तो चीजें सामने आ रही हैं। उसके अलावा देखिए, अभी केजरीवाल गिरफ्तार हुआ है, आपने हर किसी के बारे में देखा होगा, कभी आतिशी कुछ कह रही है, कभी कोई कुछ कह रहा है, कभी कोई कुछ कह रहा है, लेकिन एक शख्स है जो भी सामने नहीं आया है, वो है राघव चड्ढा। राघव चड्ढा वही है जिनको पंजाब भेजा गया था चुनाव जितवाने के लिए। चुनाव जब ये लोग जीत गए तो उसके बाद राघव चड्ढा को पंजाब में ही रखा गया, क्योंकि राघव चड्ढा भगवत मान पर नजर रख सके। क्योंकि सीएम की सीनियरिटी के हिसाब से देखा जाए तो भगवत मान ज्यादा सीनियर है वनस्पत केजरीवाल के। केजरीवाल के पास तो अपनी पुलिस भी नहीं है खुद की, और केजरीवाल को अगर किसी को गिरफ्तार करवाना हो तो उससे कहता है कि अरे पंजाब की पुलिस भेज दो, जरा कुमार विश्वास की जांच करा लो, जरा इसकी जांच करा लो, इसको गिरफ्तार करवा लो। जो भी केजरीवाल के विरुद्ध बोलता है उसको गिरफ्तार करवा देता है पंजाब की पुलिस के द्वारा। अब बताइए, पंजाब की पुलिस हरियाणा में आके गिरफ्तार क्यों कर रही है किसी को, दिल्ली आके गिरफ्तार क्यों कर रही है किसी को, जम्मू कश्मीर जाके गिरफ्तार क्यों कर रही है किसी को? और उसके अलावा आपने एक चीज और नोट करी होगी, जब से केजरीवाल आया तब से एक सो कॉल्ड किसान आंदोलन भी बहुत होने लगा है, और ये किसान दिल्ली ही आ जाते हैं, और बड़े अमीर टाइप के किसान हैं जिनको एमएसपी चाहिए। मैं हैरान होता हूं, आप इतने अमीर हो, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके चल रहे हो, आपके पास सब कुछ है महंगा महंगा, फिर आप जरा जरा से पैसों के लिए क्यों आप भीख मांग रहे हो सरकार से? और उसी वक्त ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जो खालिस्तान से रिलेटेड होती हैं। क्यों केजरीवाल ने क्यों नहीं एक शब्द बोला आज तक खालिस्तान के बारे में? किसी ने पूछा? नहीं, क्योंकि यहां पर क्योंकि हमारे देश में सब 200 यूनिट फ्री बिजली के लिए बिके हुए हैं। केजरीवाल एक ऐसा शख्स जो कहां से स्टार्ट हुआ और कहां तक पहुंच गया, देश को तोड़ने की बात करता है ये आदमी कहता है कि पैसे आने दो। आप भी सोच रहे होंगे केजरीवाल ने इतने स्कैम्स किए क्यों? वो किए इसलिए थे क्योंकि इनके पास चंदा आना बंद हो गया था। आप कहोगे खालिस्तानी तो देते थे तो उनसे चुनाव जीत लिया जाता था या अपना एडवर्टाइजमेंट करा लिया जाता था। आप खुद सोचिए, केजरीवाल के पास 2022 में सिर्फ चंदा के नाम पर एक दिन में 2,500 रुपए आए थे। एक दिन का आंकड़ा है सिर्फ 2,500, लेकिन इन्होंने गोवा में लगा दिए 100 करोड़ रुपए। वो 100 करोड़ रुपए गोवा में कहां से आ गए अचानक चुनाव लगाने के लिए? अचानक से पंजाब में चुनाव लड़वाने के लिए पैसे कहां से आ गए? आप कहते हो, अच्छा केजरीवाल ने कहा भी था लोगों से कि भाई चंदा दे दो, हमारे पास चंदा नहीं है, देखो सिर्फ 2,500 रुपए हैं जी, चंदा दे दो जी। अब कहां से आ गया? चुनाव कैसे लड़ लिया? सवाल उठता है। आज अगर केजरीवाल के बारे में कोई कुछ बोलता है तो लोग कहने लग जाते हैं कि अरे पहले तो उसे देखो, पहले कांग्रेस को देखो, पहले बीजेपी को देखो। हम सब कह रहे हैं कि पार्टी सब बेकार होती है, भ्रष्ट लोग हर जगह हैं और हर जगह किसी ना किसी तरीके से काम हो रहे हैं जो गलत काम भी हैं। सवाल यह नहीं है कि केजरीवाल ने करप्शन किया है या पॉलिटिक्स में आकर के ऐसी चीजें कर दी जो पहले कभी नहीं हुई।
हुई हैं, लेकिन दिक्कत इस बात से है कि तुम ईमानदारी का चोला पहन करके आए थे। वही वाली बात आपने अभी हाल फिलहाल में एक फिल्म में देखा होगा और केस में भी हुआ है कि एक बहुत बड़े कहा जाए सो कॉल्ड साधु पकड़े गए थे किसी एक बड़े केस में, तो उन पर यही आरोप था कि आपने गुनाह किया, ये कोई अलग बात है, ऐसा नहीं है, लेकिन अलग बात यह है कि आपने साधु के भेष में गुनाह किया। रावण ने सीता का अपहरण किया, ये तो गुनाह था ही, लेकिन इससे भी बड़ा गुनाह यह था कि उसने साधु का वेश धारण करके अपहरण किया। यही केजरीवाल पर लागू होता है कि केजरीवाल ने घोटाला किया, यह कोई नई बात नहीं है पॉलिटिक्स में, लेकिन तुमने ईमानदार आदमी का चोला पहन करके घोटाला किया, यह नई बात है। तुमने आम आदमी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके घोटाला किया, यह नई बात है। तुमने अन्ना हजारे जैसे एक संत आदमी के साथ दुराचार किया, उसके साथ धोखा किया, यह गलत बात है। तुमने अपने साथियों को बिल्कुल साइड कर दिया, यह गलत बात है। तुमने अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस देश के टुकड़े करवाने तक पे फैसला कर लिया, यह गलत बात है। तुम खालिस्तानियों के साथ खड़े रहे, उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, यह गलत बात है। तुम दूसरों पर आरोप लगाते रहे और बार बार माफी मांगते रहे, यह गलत बात है। तुमने आम आदमी पार्टी जो एक आम इंसान ने बनाई थी, अपना पैसा लगा करके बनाई थी, उस पर हाईजैक कर लिया और आज जेल जाकर के भी तुम इस्तीफा नहीं दे रहे। तुम वही केजरीवाल हो जो ये कहते थे कि मुझे कुर्सी से कोई लगाव नहीं है, कल लो सो आज ले लो। आज तुम क्यों नहीं छोड़ पा रहे कुर्सी को? अरे तुमसे तो लाख गुना अच्छे लालू प्रसाद यादव थे, जब उन पर चारा घोटाले का आरोप लगा जेल गए तो सबसे पहले इस्तीफा दे दिया था। तुम क्यों नहीं दे पा रहे? और तुम जब जेल जाते हो तो अपनी पत्नी को बैठा देते हो कुर्सी पर, और पीछे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोटोज लगी हुई है, उस कुर्सी पर तुमने बैठा दिया जहां पर कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद का आदमी ही बैठ सकता है। किस हक से बैठाया? और अपनी ही पत्नी को क्यों? अब कहां से आप परिवारवाद ले आए? आप तो वो केजरीवाल हो ना जो परिवारवाद के खिलाफ खड़े हुए थे। अब कहां से आप अपनी पत्नी को और बच्चों को लेकर के आ रहे हो? आपका बेटा पुलकित कौन सी ऐसी कंपनी चला रहा है कि जिससे आपको हर महीने 10 से 20 लाख रुपए दे देता है? कहां से उसको फायदे हो रहे हैं? कहां से आपका परिवार अलग अलग पोस्ट पर आकर के बैठा हुआ है? सवाल ये है। तो जो लोग केजरीवाल का बचाव सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि भाई इसमें ऐसा क्या नया कर दिया है, आप 10 साल का देखो, इसने नया ये किया है, इसने साधु का भेष धारण करके बेईमानी करी है। और देखना यही राघव चड्ढा जो लंदन में गया है ना, ये कह करके गया है कि मैं आंख बनवाने जा रहा हूं, मेरी आंख खराब हो गई है। अरे तुम्हारे दिल्ली के अस्पताल तो बहुत अच्छे हैं ना, दिल्ली में बनवा लेते, लंदन जाके क्यों बनवा रहे हो? एक। और दूसरा, तुम लंदन में जाकर के उन लोगों के साथ फोटो खिंचा रहे हो जो खालिस्तान को समर्थन देते हैं, दूसरा। और तीसरा ये कि आप ऐसे वक्त लंदन गए हो कि कल को आप भी जेल जा सकते हो। और आपको तो पता ही है साथियों, हमारे देश में जो भी फंसता है वो पहले लंदन भागता है और फिर लाना मुश्किल पड़ जाता है।